नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल BSC में। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में वर्ण को जान लिया था। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, या हम इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। फिर आगे चल के हमने वर्ण को दो भागों में बांटा, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? वैसा वर्ण जो बिना किसी वर्णों के सहायता से उच्चारण किए जाते हैं, अर्थात जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब दूसरा है हमारा व्यंजन वर्ण। चलिए जानते हैं व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो हेडिंग देंगे व्यंजन वर्ण। बच्चों, व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। तो परिभाषा इसका लिखेंगे, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। दोस्तों, इसके जगह पर हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता के बिना नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिसके उच्चारण में हमको स्वर वर्ण की आवश्यकता होगी। जैसे कि आपके सामने है क। बच्चों, यदि हम क को उच्चारित करें तो देखिए क को उच्चारण में इसके साथ साथ देखिए क के साथ में देखिए अ का भी उच्चारण होता है, यानी कि बिना स्वर्ण के सहायता का हम इसको उच्चारण नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये जो व्यंजन वर्ण है क, इसका यदि हम उच्चारण करेंगे तो इसके लिए हमें स्वर वर्ण की आवश्यकता होगी। अगर आपको बोला जाइए क हलंत को पढ़ने के लिए, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम उच्चारित कर ही नहीं सकते हैं जब तक कि इसके साथ स्वर वर्ण की सहायता ना ली जाए। स्वर वर्ण की सहायता से ही हम इसको उच्चारित कर पाएंगे। क हलंत प्लस अ मिलकर के बनता है क, इसलिए इसको पढ़ते हैं क। ठीक है, यानी कि क बोलने के लिए हमको अ की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से यदि हम बोलें च, तो च के लिए भी देखिए इस तरह से च के साथ भी हमारा अ का उच्चारण आता है। ठीक है, यदि प बोलें तो प के लिए भी देखो प के साथ अ का उच्चारण आ रहा है, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उस वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। बच्चों, व्यंजन वर्ण के भेद को अब देखते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद। तो बच्चों, व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? तो हम बोलेंगे कि व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। बच्चों, व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद, अर्थात व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ण? पहला जो चलिए है वो है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। बच्चों, व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो बच्चों, जितने भी हमारे वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन में आएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये सभी स्पर्श व्यंजन वर्ण में आते हैं। स्पर्श वर्ण में क वर्ग कहने का अर्थ हुआ कि क, ख, ग, घ और ङ, ये पांचों। और च वर्ग कहने का अर्थ हुआ च, छ, ज, झ और य। उसके बाद ट वर्ग का मतलब हुआ ट, ठ, ड, ढ और न।
त वर्ग का मतलब त, थ, द, ध और न। और इसी प्रकार से प वर्ग का मतलब प, फ, ब, भ और ये म। बच्चों जब भी हम वर्ग की बात करेंगे तो यही आया। यदि क वर्ग बोले तो इसका मतलब आप हमेशा समझिएगा क ख ग घ अंग, ठीक है, यही आएगा। और यदि च वर्ग बोले तो च छ ज ज य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, त वर्ग में त थ द ध और न, प वर्ग में प फ ब भ और म। ये आपके स्पर्श वर्ण में आते हैं। इनकी कुल संख्या 25 है बच्चों। स्पर्श वर्ण की कुल संख्या 25 है। आप गिन के देखिए 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक 25। इसी प्रकार से फिर अंतस्थ वर्ण की बात करें तो अंतस्थ वर्ण क्या होता है, तो ये जो है आपके य, र, ल और व, य, र, ल और व को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल और व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और ऊष्म वर्ण किसको कहते हैं, तो ऊष्म वर्ण के लिए कहेंगे हम लोग तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को हम कहेंगे आपको ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण की संख्या जो है बाबू 4 है और ऊष्म व्यंजन का भी संख्या 4 है। तो कुल व्यंजनों की यदि आपसे संख्या पूछे तो देखिए 25, 4 29, 29 और 4 33। कुल यदि हमसे पूछे कि बताइए बच्चों कि कुल, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 33। ठीक है बच्चों, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33। ओके। व्यंजन वर्ण क्या होता है, जिसके उच्चारण हम लोग स्वर वर्ण की सहायता से करते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, द्विगुण वर्ण ये ड, ये तल बिंदु के साथ, और ये ढ, इसमें भी तल बिंदु के साथ। ठीक है बच्चों, कभी कभी इसका उच्चारण ड के रूप में होता है, ठीक है, और कभी कभी इसका उच्चारण र के रूप में भी होता है, बड़ी र के रूप में, बड़ी र के रूप में, बड़ी र। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग कभी कभी बड़ी र के रूप में पढ़ते हैं। और ये हो गया ढ, जैसे कि हम लोग लिखते हैं बुढ़ापा, ठीक है, उसमें हम लोग इसमें इसका यूज करते हैं ढ का, पढ़ाई। ठीक है बच्चों, ये र का उपयोग, ठीक है, जैसे घोड़ा, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं घोड़ा, तो घोड़ा में इसमें क्या करते हैं, घोड़ा में देखिए इसको र के रूप में यूज किए, ड को क्या किए हैं, र के रूप में यूज किए हैं, जिसमें तल बिंदु होता है। ये 2 तल बिंदु वाले वर्ण है बाबू, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग द्विगुण वर्ण। क्या कहते हैं, द्विगुण वर्ण। और उसके बाद आपका है अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह। देखिए बच्चों, अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह जो है हम लोग अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोगवाह, अर्थात अंग जो लिखते हैं अ में अंग, ठीक है, और विसर्ग, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोगवाह। उसके बाद कुछ और वर्ण है, जैसे कि आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। यदि आपसे पूछे संयुक्त व्यंजन क्या है, तो हम बोलेंगे उसको अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र को, अक्ष, त्र और ज्ञ और स्र को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन।
अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। बच्चों संयुक्त व्यंजन को हम लोग संयुक्ताक्षर के नाम से भी जानते हैं। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे बताइए संयुक्ताक्षर कुल कितने हैं, तो हो गए 4। कितने हैं? 4। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। बच्चों बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ये जो संयुक्त वर्ण है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इनमें से कोई भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए ये किन किन वर्णों के मेल से बना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए अक्ष जो है आपका ये क, हलंत और स के मेल से बना है। क, हलंत और मूर्धन स के मेल से बना है अक्ष, ठीक है। गच्छ, ठीक है। त्र का देखिएगा तो त हलंत और र के मेल से बना है त्र। ज्ञ की बात करेंगे तो बच्चों देखिए ज हलंत और य के मेल से बना है ज्ञ। उसके बाद देखेंगे बच्चों यदि हम स्र की बात करें, स्र किससे बना है मिलकर के? स्र जो है आपका तालब श हलंत और र के मेल से बना है। तालब श हलंत और र के मेल से बना है। बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया था कुल वर्णों की संख्या यदि आपसे पूछे, कुल वर्णों की संख्या तो आप बोलेंगे 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। तो अभी देखिए हम इसको बताते गिनते हैं कैसे 52 है, ठीक है। कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं? तो सबसे पहले बात तो जो स्वर वर्ण है बाबू, देखिए स्वर वर्ण जो है वो कितने हैं? 11 स्वर वर्ण है। उसके बाद व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण आपके 33 हैं, ठीक है। 11 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण, कुल मिलाकर देखिए दोनों मिलाकर कितना हो गया? 44। 11 और 33 44। उसके बाद दो आपका द्विगुण वर्ण है, द्विगुण वर्ण ये आपके 2 हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 2 है अयोगवाह, अयोगवाह में 2 है आपका, ठीक है। 2 अयोगवाह है। इसमें द्विगुण में आपका ड तल बिंदु और ढ तल बिंदु है। उसके बाद इसमें आपका अयोगवाह में अनुस्वार और अंग है, अंग और विसर्ग है, अनुस्वार और विसर्ग है। उसके बाद संयुक्ताक्षर, जो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन या इसी को हम लोग संयुक्ताक्षर कहेंगे। संयुक्त अक्षर, संयुक्ताक्षर ये 4 हैं आपके अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। ये आपके 4 हैं। तो कुल देखिए कितना हुआ? 2 2 4 4 8 और 44। 44 और 8 आप जोड़ेंगे ये आपका कुल 52 हो जाएगा। 8 4 12, ठीक है। अब 4 1 5, कुल आपके 52 वर्ण हैं, ठीक है बच्चों। यदि आपसे पूछे कि हिंदी भाषा में, ठीक है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए 52 यानी 52, ठीक है। 52 कुल वर्ण है, ठीक है, जिसमें से आपका 11 स्वर वर्ण है, 33 व्यंजन वर्ण है। उसके बाद 2 द्विगुण है, ठीक है, द्विगुण वर्ण, और 2 अयोगवाह है और 4 संयुक्ताक्षर है। और इसमें देखिए स्वर वर्ण में भी यदि पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए 4 मूल स्वर है, 4 आपका मूल स्वर है, 4 आपका मूल स्वर है। उसके बाद और आपका 7 जो है दीर्घ स्वर है, 7 दीर्घ स्वर है। और इसमें यदि देखिए व्यंजन वर्ण में, और इसमें से दीर्घ स्वर में भी 2 और है जो कि संयुक्त वर्ण है। संयुक्त स्वर की बात करें, संयुक्त स्वर की बात करें तो 2 है, एक अ और दूसरा औ। अ और औ 2 संयुक्त स्वर है। उसके बाद देखिए ये कुल मिलाकर के 7 में दीर्घ में से 2 ये निकल गया, ये 5 7 7 में ही ये दोनों आते हैं, दीर्घ में ही ये अ और औ आते हैं, ठीक है। तो 4 7 11 हो गया आपका स्वर्ण, और दीर्घ में आ गया आपका 25 जो है वर्ण वाले है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसके बाद आपका 4 है अंतस्थ वर्ण और दूसरा है उष्म वर्ण, तीसरा वो उष्म वर्ण जो है वो है तालब स, मूर्धन स, दंत स और हो। तो कुल मिलाकर के आपके कितने वर्ण हैं? हिंदी भाषा में आपके कुल मिलाकर के 52 वर्ण हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट करेंगे। तो आइए बच्चों अब इसके बाद हम लोग देखते हैं उच्चारण स्थान को, ठीक है, कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है। वर्णों का उच्चारण स्थान, तो बच्चों देखेंगे कि जो हमारा वर्ण है
सभी स्वर वर्ण और सभी व्यंजन वर्ण, जितने भी वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है कि हमारा जो स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि है, ठीक है, ये ध्वनियां जिस स्थान से उच्चारित होते हैं अर्थात निकलते हैं उसको हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस स्थान से स्वर ध्वनियां और व्यंजन ध्वनियां निकलती है उस स्थान को हम उच्चारण स्थान कहते हैं, अर्थात जिस जगह से ध्वनियां यानी वर्ण उच्चारित होते हैं उसी को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आपका, ठीक है, अ एक साइड लिखेंगे, देखिए बच्चों हम लोग उच्चारण स्थान और दूसरे साइड वर्ण, एक साइड लिखेंगे वर्ण और दूसरे साइड उच्चारण स्थान, यानी कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान किस जगह से होता है। तो सबसे पहले हम वर्ण को लिखेंगे, कौन से वर्ण है जिसका किस जगह से उच्चारण स्थान होता है। तो सबसे पहले देखिए आता है आपका अ, आ, ठीक है, उसके बाद क वर्ग, क वर्ग और ह, ठीक है, अ, आ, क वर्ग और ह। क वर्ग कहने का मतलब क, ख, ग, घ और ड़, ये पांचों, ठीक है। क वर्ग बोले मतलब क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं क, ख, ग, घ, अंग, ठीक, सभी अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह, इसका उच्चारण स्थान है आपका कंठ। ठीक है बच्चों, और दूसरा है आपका उसके बाद, ठीक है, च वर्ग, च वर्ग, उसके साथ ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ठीक है, तालव्य स और य, इसका उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है बच्चों, च वर्ग में च, छ, ज, झ और य सभी, उसके साथ साथ ह्रस्व ई, दीर्घ ई, तालव्य स और य, ठीक है, इन सभी का उच्चारण स्थान है तालु। उसके बाद क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया और ये देखिए ट वर्ग, ट वर्ग, इसके साथ री, ठीक है, र और मूर्धन्य स। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, उसके साथ री, र और मूर्धन्य स, इसका उच्चारण स्थान है आपका मूर्धा। ठीक है, मूर्धा। उसके बाद आपका आता है त वर्ग, त वर्ग, इसमें आता है उसके बाद ल और दंत स। ठीक है, त वर्ग में त, थ, द, ध और न, साथ में ल और स। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान है आपका दांत, यानी इसको लिखते हैं दंत। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका आता है प वर्ग, प वर्ग, प वर्ग, उसके बाद ह्रस्व उ, दीर्घ उ और व। ठीक है, प वर्ग में प, ह, ब, भ और म, साथ में ह्रस्व उ, दीर्घ उ और व, इसका उच्चारण स्थान है आपका ओष्ठ। बच्चों हमारे हिंदी व्याकरण में हर एक चीज को एक क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया है। देखिए जैसे कि उच्चारण स्थान हमारे शरीर में है, सबसे अंदर कंठ, उसके बाद आपका तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, उसी प्रकार से सभी को सजाया गया है। ठीक है, जैसे कि हम उच्चारण करेंगे, यदि आपसे प्रश्न पूछेंगे किसी भी परीक्षा में, ठीक है, तो उसको आप कैसे जवाब देंगे। जैसे ही पूछा कि बताइए अ का उच्चारण स्थान कहाँ है, फटाक से आपका आंसर आना चाहिए कंठ। आ का पूछे तो भी कंठ। क वर्ग, क वर्ग में कोई भी पूछ दे क, ख, ग, घ या अड़, ठीक है, या चाहे ह, इन सब में से किसी का भी पूछ दे कि बताइए उच्चारण स्थान कहाँ है, तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है आपका कंठ। और देखिए च वर्ग, च वर्ग में तो आप समझ ही गए होंगे कि च, छ, ज, झ और य, साथ में
हर्ष ई, दीर्घ ई, तालब स और य, इन सभी का उच्चारण स्थान है आपका तालु। उसके बाद ट वर्ग, ठीक है, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और न, साथ में देखिए री, र और स, ठीक है, मूर्धन्य स है ये, ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो मूर्धा से है। उसके बाद त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ल और दंत स, इसका उच्चारण स्थान है आपका दांत से, ठीक है। उसके बाद प वर्ग प, फ, ब, ब, म, ठीक है। उसके बाद हर्ष उ और दुर्ग उ, साथ में वो, इसका उच्चारण स्थान है आपका ओष्ठ। बच्चों आप इसको याद रख सकते हैं एक ट्रिक के द्वारा, जैसे कि आप याद रखते हैं के से कंठ, ठीक है, टी से तालु, एम से मूर्धा, ठीक है, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। आपको देखिए एक यहाँ से ट्रिक्स आ गया, के टी एम डी ओ, दो, यानी कि के टी एम दो, के टी एम दो, ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं, के टी एम दो उच्चारण स्थान के लिए। अ, आ, क वर्ग और ह के लिए के का मतलब कंठ, ठीक है, च, ई, स और य के लिए आपका टी मतलब तालु, ठीक है। उसी प्रकार से ये मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप। केटीएम दो, केटीएम बाइक का नाम है, ये आपको याद करने में और आसान होगा, केटीएम दो, ठीक है। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ, ये रहा आपका उच्चारण स्थान। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए इससे आगे अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर, ठीक है, वर्णों का जो बांटा गया है वर्णों को, उसको देखते हैं। प्राण वायु या इसी को हम लोग श्वास वायु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्राण वायु या श्वास वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण को दो वर्गों में बांटा गया, ठीक है, दो वर्गों में बांटा गया है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं। जो आपका पहला है वह है आपका अल्प प्राण, और दूसरा आपका महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण, बच्चों देखिए नाम क्या लग रहा है, अल्प, अल्प मतलब छोटा सा या कम या थोड़ा, और प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है। और ये महाप्राण, अल्प प्राण मतलब कि जिसमें कम वायु की जरूरत पड़े, जिसमें कम प्राण वायु लगता हो उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण, और जिसमें अधिक प्राण वायु लगे उसे कहते हैं महाप्राण, ठीक है बच्चों। तो अल्प प्राण किसको कहते हैं, तो लिखेंगे श्वास वायु की जिसमें कम मात्रा लगती है उसको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। और इसमें आएगा सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा, सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। साथ में य, र, ल और वो, ठीक है, इसके साथ साथ सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा, और य, र, ल और वो, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं हम लोग प्राण, अल्प प्राण, ठीक है। सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, और य, र, ल और वो को हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। साथ ही महाप्राण को देखते हैं, महाप्राण में क्या होता है, तो सभी वर्गों के इसमें पहला, तीसरा और पांचवा आया, इसमें आएगा दूसरा और चौथा वर्ण, सभी वर्गों के दूसरा और चौथा वर्ण, साथ में तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो महाप्राण कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसे, महाप्राण। सभी वर्गों के दूसरा, चौथा, ठीक है, और तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा, एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है, स्वर ध्वनि के आधार पर, ठीक है, वर्णों का जो विभाजन किया गया है इसको देखते हैं। पहले आप इसको नोट करेंगे फटाक से।
अगला है स्वर ध्वनि के स्वर ध्वनियों के कंपन के आधार के कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। ठीक है, वर्णों के भेद। तो कितने भेद हैं? तो इसका भी आंसर होगा बच्चों 2 भेद हैं। ठीक है, स्वर ध्वनियों की कंपन के आधार पे भी वर्णों के 2 भेद हैं। पहला जो भेद है उसको हम लोग कहते हैं घोष वर्ण, और दूसरा जो है उसको कहते हैं हम लोग अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, पहला को कहते हैं घोष वर्ण और दूसरा को कहते हैं अघोष वर्ण। ठीक है बच्चों, पहले को क्या कहते हैं? घोष वर्ण, और दूसरे को कहते हैं अघोष वर्ण। देखिए बच्चों, घोष वर्ण क्या होगा? घोष वर्ण जिस ध्वनि में, ठीक है, जिस वर्ण को बोलने में स्वर ध्वनियां कंपित होती है उसे हम कहेंगे घोष वर्ण, और जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर ध्वनियां कंपित नहीं होती है उसे कहते हैं अघोष वर्ण। ठीक है बच्चों, यदि लिखना है तो लिख सकते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर ध्वनियां कंपित होती है, स्वर ध्वनियां कंपित होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? घोष वर्ण, और जिसमें कंपित नहीं होती है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए स्वर ध्वनि किस किस में कंपित होती है? तो जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर साथ में जितने भी आपके सभी वर्ग हैं, तो सभी वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है, सभी स्वर वर्ण, जितने भी स्वर वर्ण है वो सभी, उसके साथ साथ सभी वर्गों के जितने भी क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, सभी के तीसरा, चौथा और पांचवा, साथ में आपका य, र, ल, व, ठीक है, और ह, इसको हम लोग कहते हैं घोष वर्ण। क्या कहते हैं इसे? घोष वर्ण। जितने भी वर्ण हैं सभी के, ठीक है, सभी स्वर, उसके साथ साथ में सभी वर्णों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है, और उसके साथ साथ य, र, ल, व और ह को हम लोग क्या कहते हैं? घोष वर्ण। उसके बाद बाकी जो बचा अघोष वर्ण में, जिसमें स्वर ध्वनियां कंपित नहीं होती है, ठीक है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे? जिस वर्ण में या जिसमें स्वर ध्वनि कंपित नहीं होती है, ठीक है, कंपित नहीं होती है, कंपित नहीं होती है, जिसमें कंपित नहीं होगी उसको क्या कहेंगे? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखेंगे बच्चों, सभी वर्गों के वर्ग कह दिए जैसे ही, तो इसका मतलब है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो सभी वर्गों के दूसरा और पहला, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण, सभी वर्गों के पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, साथ में तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ठीक है, तीनों स, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ठीक है, ये सभी, और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, इसको कहते हैं अघोष वर्ण। तो बच्चों इस प्रकार से आपका वर्ण पूर्णतः समाप्त हुआ। बच्चों देखिए, ये जो चैप्टर है वर्ण, आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर वर्ष 10वीं बोर्ड में और 12वीं बोर्ड में बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू वाले वीडियो में बताया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसको जाकर के देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट अवश्य क्लियर होगा। यदि कहीं आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करें, ठीक है। और बच्चों अगले वीडियो में हम आपके लिए इसका पूर्ण रिवीजन वन शॉट लेकर के आएंगे, पूरा वर्ण एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे शॉर्टकट में। और उसके साथ साथ इसके लिए जो VVI क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके 12वीं के बोर्ड में और 10वीं के बोर्ड में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, उस प्रकार के हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। और कुछ 2024 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको भी हम लेकर के आएंगे, आपको दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, और आप
कितने अच्छे ढंग से बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर हमारा बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा। यदि बच्चों आपको अगर समझ में आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।